बस्तर में 4 दशक से काबिज माओवाद पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ और इस हमले में माओवादियों को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे बड़ा नुकसान अब तक ये आंकड़ा कभी पार नहीं हुआ था माओवादियों को नुकसान पहुंचाने का। हालांकि आपको बता दूं कि बस्तर में माओवादियों और जवानों के बीच जो युद्ध चल रहा है, नुकसान पहुंचाने के मामले पे अभी भी माओवादियों के पास बड़ा आंकड़ा है जिसे अब तक जवान अचीव नहीं कर पाए हैं एक साथ में। आपको याद होगा ताड़मेटला में 76 जवानों की हत्या माओवादियों ने की थी। एक बड़ा नुकसान जवानों को पहुंचा था, लेकिन अब उसका बदला जवान लगातार ले रहे हैं। बदला कहना हालांकि गलत होगा, लेकिन क्या करें, जवान भी मनुष्य हैं तो उनके मन में भी ऐसी भावना होती होगी। खैर, इन सब बातों को लेकर एक जो बड़ी मुठभेड़ अबूझमाड़ में हुई, उसमें अबूझमाड़ में इस बड़ी मुठभेड़, इसे बड़ी मुठभेड़, ऐतिहासिक मुठभेड़ क्यों कही जा रही है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल अबूझमाड़ में दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में थुलथुली एक हांदावाड़ा जलप्रपात है। चले जाओ भैया। एक हांदावाड़ा जलप्रपात है और जलप्रपात के ठीक पीछे थुलथुली का इलाका है। उस इलाके में पुलिस को पता चला कि बड़ी संख्या में माओवादी एकत्रित हैं। आजकल पुलिस के सूचना तंत्र बहुत मजबूत हैं और इसी वजह से जब बड़ी स्तर में माओवादी एकत्रित होते हैं तो उनको पता चल जाता है और वहाँ तक वो माओवादियों के सूचना तंत्र को धता बताते हुए बड़ी संख्या में फोर्स को पहुँचाने में कामयाब भी हो जा रहे हैं। उन्हें घेरा गया उनके इलाके में जहां वो अपने आप को सुरक्षित मानते थे और ऐसा घेरा गया कि उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। बुधवार की रात ये फोर्स निकली हुई थी और उसके बाद जब उन्हें उनके इलाके में घेरा गया, मुठभेड़ हुई, तो लगभग 31 माओवादियों को मार गिराने में उनको सफलता मिली। इसमें अभी केवल 15 लोगों की शिनाख्ती हो पाई है और 15 लोगों की शिनाख्ती में बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए इनाम। अभी और बचे 16 लोग जिनकी शिनाख्ती होनी बाकी है। हथियार देखिए, बहुत बड़े बड़े हथियार रिकवर किए गए हैं और बताया जाता है कि हथियार के अनुसार ही उनके पद का पता चल पाता है, क्योंकि जितने बड़े पद का माओवादी होगा उसके हथियार भी उतने ऑटोमेटिक होंगे। जैसे छोटे स्तर के होंगे जन मिलिशिया तो कई बार उन्हें 12 बोर या 315 बोर और भरमार तक के हथियार दिए जाते हैं। कमांडर या DVCM, SZC, DK SZC जैसे अगर माओवादी होंगे तो उन्हें AK-47 जैसे हथियार भी दिए जाएंगे। ये देखिए AK-47 है, इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है, क्या बोलेंगे इसको भैया साहब, ये क्या है, इसको थोड़ा सा स्कोप है। तो ये स्नाइपर वाला काम करेगा क्या? अच्छा, 47 स्नाइपर का तो मारक बहुत दूर तक रहता है, 1-2 किलोमीटर रहता है। हाँ, लेकिन इसका कम रहता है, 700-800 मीटर तक। लेकिन फिर भी स्नाइपर के जैसे यूज़ कर रहे हैं माओवादी। तो ये वो खरीद के लाएंगे कि जवानों का ही होगा ये? अच्छा, तो इसको नहीं, मतलब माओवादी यूज़ कर रहे हैं तो खरीद के यूज़ कर रहे हैं क्या? हाँ, हो सकता है खरीद के यूज़ कर रहे हैं कि जवानों से लूटा गया होगा कभी इस तरह का वेपन भी, है ना? हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, नहीं तो ऐसा हो सकता है, सिर्फ संदेह के आधार पर। लेकिन ये है कि स्नाइपर के तौर पे AK-47 का यूज़ किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि AK-47 कब से स्नाइपर हो गया, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जंगल में उन्होंने AK-47 को ही आविष्कार बना दिया। प्रभात जी हैं, नारायणपुर SP, आजकल बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है बस्तर टॉकीज़। ये नीति का है। ये नीति का है। ये नीति का है। नीति बहुत बड़ी माओवादी, कई बार उसने मुझे मैसेज किया लेकिन मैं मुलाकात नहीं हो पाई थी मेरी, और आप लोगों ने मुलाकात से पहले ही। आप सौभाग्यशाली, आपको मैसेज तो आता है। हाँ, मैसेज तो आता है, सीधी सी बात है। मैं ऑन कैमरा स्वीकार करता हूँ कि माओवादियों के मैसेज आते हैं। मैं जानना चाह रहा था सर, ये जो स्नाइपर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, ये साइट बोलते हैं। ये साइट ना दूरबीन के तौर पे बाहर भी मिल जाता है। ठीक, मिल जाता है, मिल जाता है। फोर्स के द्वारा लूटा भी हो सकता है, मिल भी जाता है बाहर। अब इसके स्पेसिफिकेशन देखकर हमें देखना पड़ेगा कि ये फोर्स से लूटा गया है या फिर मिला हुआ है। बाकी हथियार तो ज़्यादातर फोर्स के लूटे हुए हैं। अधिकतर अभी तक तो 80% हथियार माओवादियों के पास ये जो लूटा हुआ है, 20% ही जवानों ने रिकवर कर पाया जिस रेट से कर रहे हैं। हाँ, और ये सबसे ज़्यादा सफलतम साल माना जा रहा है, क्योंकि इस साल 2001 से 24 के बीच में मैं रेशियो देख रहा था, सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक वेपन इसी साल रिकवर किए गए हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा आपने किए। एक और चीज़ है, हाँ, संख्या का खेल नहीं बनाना इसे। कितने नक्सली में और कितने हथियार लूटे, इसका तो बहुत ज़्यादा वजूद है। खेल नहीं है, लेकिन हमको सफलता का पता चलता है कि किस रेशियो में हम सफल हो रहे हैं। तो सफलता संख्या का खेल नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पुराने आंकड़े और इस आंकड़े का फर्क क्या है। मतलब ये समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी के आधार पर हम समझते हैं कि सफलता किस आधार पर मिल रही है। खैर, हथियार की बात कर रहे थे, मैं इस मौके पे बात करना चाहूँगा कि क्या वजूद है एक हथियार का। सिर्फ एक हथियार से सिर्फ 2 नक्सली अगर किसी गांव में जाते हैं
और पूरे गांव को या फिर 4-5 गांव को बुलाते हैं, तो उस एक हथियार के डर से 4 गांव के 50 लोग इकट्ठा होते हैं। कोई आदर नहीं है, डर है। उसी मीटिंग को ये बोलते हैं कि जन अदालत है। उसी 50 लोगों में से एक को बोलते हैं कि ये इसको सज़ा सुनाएंगे, बाकी 49 चुप रह जाते हैं उसी हथियार के डर से। उसको मार भी देते हैं मुखबिरी या फिर कोई भी उस पर आरोप लगाकर। इन्हीं हथियारों के डर के बल पे उन्हीं गांव वालों से विकास की परियोजनाओं का विरोध कराते हैं, धरनों में बैठाते हैं डरा के। बहुत सारे धरने में बैठे मासूम आदिवासी बोलते हैं कि सर छुड़ाइए हमें। कुछ शायद मानते भी हैं उस धरने में, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं छुड़ाइए हमें। तो इस हथियार, एक हथियार 4-4 गांव, 5-5 गांव, 50-50 लोगों को आज़ादी देगा किस चीज़ की? अभिव्यक्ति की। उस अभिव्यक्ति में वो सरकार के विरोध भी बोल सकते हैं, सरकार के से विकास की चीज़ें भी मांग सकते हैं। लेकिन जो एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, ये एक हथियार जो हम बरामद कर रहे हैं, ये लगभग 50 से 100 लोगों को, 4 से 5 गाँवों को, माड़ में गाँवों में बहुत कम जनसंख्या होती है, 4 से 5 गाँवों को, पाराओं को विचारों की अभिव्यक्ति देता है। वो महत्व है। और फिर यहाँ तो शायद 25-30 हथियार पड़े हैं, 25-30 ऑटोमेटिक, तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोग आज़ाद हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं अपनी बातों को रखने के लिए। अभी ये जो इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों को आप लोगों ने मार गिरा है, क्या लग रहा है कितना इलाका ये, हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, क्या लगता है अबूझमाड़ का कितना बड़ा इलाका उनसे आज़ाद हो गया होगा अगर आप वहाँ पे अभी आपके कप्तान हैं? नहीं, मानसिक रूप से देखिए, अबूझमाड़ और यहाँ के आदिवासी और भी गाँव वाले इंतज़ार कर रहे हैं सरकार आए, इनसे हमें स्वतंत्र कराएं। तो अंदर से, दिल से और दिमाग से 80% लोग आज़ाद हैं। वो तो उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हम पूरे फ्लो में वहाँ पहुँच जाएं, नक्सली पीछे हो जाएं, ये हथियार छीने जाएं। प्राथमिकता ये है कि वो सरेंडर कर ले, लड़े तो मारे जाएं। और उनको, उनके डर से वो भय निकले। 2 चीज़ें, भय और भरोसा। किसका भय होना चाहिए और किसका भरोसा होना चाहिए। तो नक्सलियों का भय कम हो, सरकार का भरोसा है, अगर कम है तो उसे हम बढ़ाएंगे। तो भय और भरोसे का बैलेंस बनाना है। लोग, गांव वाले इंतज़ार कर रहे हैं भय में, माओवादियों के भय से निजात मिले और सरकार भय, का भरोसा। हाँ, भरोसा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो माओवादी वहाँ खत्म हो। अभी मैं सुना अबूझमाड़ में एक बहुत बड़े हिस्से में आर्मी का मैनुअल रेंज लगने का है, जिसमें 52 गाँवों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा अबूझमाड़ से। ये कुछ वहाँ के कलेक्टर का एक चिट्ठी मुझे मिली थी, नारायणपुर कलेक्टर। आपको भी? मुझे भी ऐसे ही व्हाट्सएप में चिट्ठी मिली है। देखिए, सबसे पहले एक सिग्निफिकेंट लेवल पे इसके बारे में बात हुआ है। उच्च अधिकारी लोग और हमारे सरकार में लोगों ने इस पर वक्तव्य दिया है। अगर आपने उसमें देखा होगा तो 2008 का वो है, सरकार की जैसी नीति होगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, वो पुलिस से रिलेटेड डिप्लॉयमेंट की चीज़ नहीं है, सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट या कैंप की डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है। हम, मेरे पास ऑफिशियली कोई चिट्ठी नहीं आई है, तो इस पे मैं कुछ उचित नहीं समझता। ठीक है, लेकिन एक आपने एक अभियान चलाया, माड़ बचाओ अभियान, क्या लग रहा है कब तक वहाँ तक पहुँच पाएंगे? आप खुद माड़ देते होंगे ना कि मेरा ये टारगेट है अचीव करना। तो माड़ पे और ख़ास करके वहाँ की मुरिया प्रजाति पे बहुत अच्छी किताब लिखी गई है, मुरिया अंधेर घोटुल। मैं उसको पढ़ा हूँ पूरा। ठीक है, और 40 साल 30 साल पहले का माड़, बिना हिंसा का माड़, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा वाली माड़ में जो हिंसा फैली है, उस हिंसा को हटाना है, उस हिंसा को अलग करना है। उस माड़ में क्या क्या बदलाव हुआ है। उस माड़ में भले ही कच्ची सड़क थी, लेकिन कोंडागांव से नारायणपुर होते हुए छोटे बिटिया तक ट्रकें जाती थी। ठीक है, आज हम मसपुर तक हैं, कल शायद गारपा जाएंगे, छोटे बिटिया जल्दी जाएंगे। वो तो हम पीछे कैसे गए? तो वो माड़ जो पीछे चला गया उसे वापस लाना है, उस माड़ को बचाना है। यहीं के आदिवासी जो दूसरे आदिवासियों के साथ लड़ रहे हैं, पुलिस के साथ भी, आपस में भी, अपने ग्रामीणों के साथ, दोस्तों के साथ मुखबिरी के शक में मारना वगैरह वगैरह, आदिवासियों को आपस में लड़ाने वाले जो माड़ के बाहर के लोग हैं, किससे बचाना है? विचारधारा से और बाहर के नेता से। विचारधारा कहाँ की? देश के बाहर की। और बहुत सारे नेता कहाँ के? एटलीस्ट राज्य के बाहर के, और कम से कम बस्तर के बाहर के। तो बाहर के राजनेता, उनके नक्सली नेता, और बहुत बाहर की विचारधारा जिसने हिंसा लाई है, उससे माड़ को बचाना है। मोमेंटम अच्छा है हमारे साथ, गति हमारे साथ है। कम से कम नारायणपुर में और माड़ में, अगर मैं कांकेर का संख्या जोड़ दूं, कांकेर भी वो क्षेत्र माड़ का क्षेत्र आता है बिना गुंडा में, तो कांकेर, नारायणपुर और दांतेवाड़ा के बॉर्डर, ये माड़ में 120-30 नक्सली मारे गए हैं। और 10 गुना ज़्यादा लोगों में भरोसा बढ़ा है कि सरकार विकास लेकर आएगी, कर रही। और मुझे लगता है यही कारण है कि माओवादियों को उनके सूचना तंत्र सूचना नहीं दे पा रहे हैं कि फोर्स आ रही है। नहीं तो पहले फोर्स के मूवमेंट की जानकारी मिल जाती थी। स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं। मैं इस पे ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि मैं कैसे चुपके से पहुँच पा रहा हूँ या नहीं पहुँच पा रहा हूँ, वो तो स्ट्रैटेजिक चीज़ें वो हम अपने ऑपरेशन में दिखाएंगे। बाकी इंटेंट समझना बहुत ज़रूरी है। इंटेंट, हम शीर्ष हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसके लिए जा रहे हैं,
और हम किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। तो हम काकुर जा रहे हैं, हम घमंडी जा रहे हैं, हम कोड़ता मार्का, गोबिल, रेखा वाया और अब थुलथुली नेंदुर जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, उसमें हमारी इंटेंट बहुत क्लियर है कि हम शीर्ष नेतृत्व को टारगेट कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व के लिए जा रहे हैं। और अब तो पिछले कुछ ऑपरेशंस में SZCM 2-3-4 मारे जा चुके हैं। तो हम किस जगह पे जा रहे हैं, हम किस नेता को, किस नक्सली लीडर को टारगेट कर रहे हैं और हम किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, वो स्पष्ट है। बीच के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, मतलब जिस तरह से नक्सलवाद ने, उसकी विचारधारा ने ग्रामीणों को, आदिवासियों को भ्रमित थोड़ा किया है, हम उसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो बीच के शील्ड्स उन लोगों ने बनाए हैं कि आगे मिलिशिया को रखना, गाँव वालों को रखना, छोटे काडर को रखना, छोटे हथियार वालों को रखना, संभव हम लोग एटलीस्ट सफल जरूर हुए हैं उनको छोड़कर अंदर कोर में अटैक करने की। वो सफलता हमें एटलीस्ट रिजल्ट्स में दिख रही है। समर्पण में भी कुछ बढ़ा है क्या आंकड़ा आपके समय? मेरे क्षेत्र में भी बढ़ा है और पूरे बस्तर में भी बढ़ा है। अगर इसी समय के पिछले साल के डेटा के साथ कुछ एनालिसिस किया जाए तो एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है, आईजी सर उसको रिलीज़ करते हैं, 2.5-3 गुना है, 2.5-3 गुना बढ़ा है। संख्या रिलीज़ की जाएगी। अभी तो सरकार की जाती है, समर्पण नीति पे भी शायद कुछ काम कर रही है, तो शायद और कुछ काम कर रही है। जो नक्सलवाद हटाने का सबसे आसान तरीका वही है। ये मौका ये भी बोलने का है कि हथियार, सबसे आसान तरीका है हथियार रख दे और मुख्य धारा में जुड़ जाए। बाकी ये लड़ाई तभी होगी जब वो चाहेंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका एसपी साहब। कप्तान साहब है नारायणपुर के प्रभात कुमार जी, और इनके नेतृत्व में लगातार सफलताएं मिल तो रही हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये AK-47 है और इसे किस तरह से स्नाइपर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ एक और AK-47 और इसके बाद फिर ये एक मैंने दूसरे वीडियो में दिखाया था जिसमें UVGL है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। इसमें ये जवानों ने से माओवादियों ने लूटा था। ये सबसे बड़ा हथियार है LMG। ये देखिए LMG, एक LMG का होना एक अपने आप में अगर किसी के पास में तो बड़ी संख्या में अपने दुश्मन कोई भी हो, अगर पुलिस के पास है तो माओवादियों को, और माओवादी के पास है तो पुलिस के जवानों को पीछे ढकेलने के लिए बहुत ये मददगार साबित होता है LMG, और इसे बहुत बड़ा वेपन माना जाता है। अगर एक कोने में है तो एक अच्छी बड़ी संख्या को पीछे कर सकता है। ये देखिए ये एक हथियार है, SLR जैसा कुछ हथियार है। अंकित भैया, कौन सा है हथियार? 5.56 mm का LMG है, LMG हथियार इसे बताया जा रहा है। मुझे लगता है दोनों के, इसमें देखिए किस तरह से ये जो स्नाइपर के तौर पर इसे भी बनाया गया है। देखिए ये माओवादियों ने इसे बनाया। अभी SP साहब बता रहे थे कि ये आसानी से बाज़ारों में भी उपलब्ध है। कई बार इसके पहले नारायणपुर के इस इलाके में खासकर मैं आपको बताऊं, इस तरह की चीज़ें अलग से बरामद की गई हैं कई दफ़े। तो तभी से इस बात का अनुमान लगाया गया था कि माओवादी खुद ही स्नाइपर बना रहे हैं, मतलब घर ही में सारे चीज़ बना ले रहे हैं, घर मतलब जंगल में। ये राइफ़ल है 7.62 mm का, ये इंसास राइफ़ल है। ये कितना है, इसमें SLR भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। इसमें इंसास राइफ़ल और SLR राइफ़ल है। साथ ही साथ ये कारतूस हैं, जिंदा कारतूस, जिसे DRG और बस्तर फाइटर STF के तौर पर यहाँ सजाया गया है, जिन जवानों के द्वारा सफलता मिली है। ये देखिए हैंड ग्रेनेड, ये भी जवानों से ही कमोबेश मुझे लगता है कि लूटा गया होगा ये। और ये है 303 हथियार जो रिकवर किए गए हैं। और ये है BGL लॉन्चर, कई दफ़े मैंने आपको इसके बारे में बताया, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है। और BGL के साथ में ये है 315 बोर का बंदूक और 12 बोर की बंदूक है। ये सारी बंदूकें माओवादियों ने जंगलों में तैयार की हैं। देखिए, सोचिए जंगलों में माओवादी किस तरह से अपनी फैक्ट्री चलाते हैं और किस तरह से उनकी इंजीनियरिंग है, किस तरह के हथियारों को जंगलों में तैयार कर रहे हैं। ये 12 बोर का देसी कट्टा, ये भी उनके द्वारा ही तैयार किया गया है। और अभी नारायणपुर के कप्तान साहब ने बताया कि एक एक हथियार 4-4, 5-5 गाँव में दहशत पहुँचाने के लिए काफ़ी होता है। ये BGL लॉन्चर है, ये दूसरे तरह का है। वहाँ दूसरे तरीके का BGL लॉन्चर है, ये दूसरे तरीके का BGL लॉन्चर है। इसके अंदर में BGL के सेल डाले जाते हैं। ये सेल जो आप यहाँ इस कोने में देख रहे हैं, ये जिंदा सेल हैं और ये उसके ट्रिगर हैं। जब ये दबता है तो ये ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ज़रूरत है सही समय पे सही कड़े स्थान पर, जब वो गिरेगा तब वो ब्लास्ट होगा। इस तरफ में माओवादी, मारे गए माओवादियों के पिट्ठू हैं और इस पिट्ठू में बहुत सारे दस्तावेज़ हैं। हालांकि इन दस्तावेज़ों को नहीं छूना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि अगर ये पढ़ने को मिल जाएंगे तो मुझे लगता है इसमें बहुत सारी जानकारियाँ निकल कर सामने आएंगी, लेकिन वो पुलिस के जांच के सामग्री हैं और इस पर पुलिस रिसर्च करके हो सकता है माओवादियों के खिलाफ और भी ज़्यादा ऑपरेशन या नई रणनीतियाँ बनाने में उन्हें इनसे मदद मिले। ये इस पर हमने आपको पहले ही
बताया था डिटेल में कि माओवादियों का लोहे का कारतूस है। मैंने कई बार सवाल उठाया कि क्या अंदर में माओवादियों के पास कारतूस की कमी हो रही है, तो कारतूस की पूर्ति के लिए उन्होंने इस तरह के लोहे के कारतूस बनाया और इसको विजुअल लॉन्चर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है माओवादियों के द्वारा। आज बहुत सारे पत्रकार आए हैं और वजह यह है क्योंकि एक बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। और मैंने शुरुआत जिस बात से की थी कि ये बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन आंकड़ों में अभी भी माओवादियों के पास एक बड़ा आंकड़ा है कि उन्होंने जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ताड़मेटला का 76 जवानों की हत्या वाला कांड, और वो हमेशा जवानों के दिल में चुभता है कि उसका बदला जवान कब लेंगे। हालांकि ये संवैधानिक तौर पर ये बदले की कार्रवाई नहीं है, एक ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में जवानों को लंबे समय के बाद सफलता मिल रही है, क्योंकि जब से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम लगातार 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, उस तरफ में मारे गए सभी माओवादियों के शव रखे किए गए हैं और जिसमें 15 लोगों की शिनाख्ती हो चुकी है। रात का समय हो चुका है और आप देखें उस तरफ में शव रखे हुए हैं जिसमें नीति हैं और भी माओवादी लीडर हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अबूझमाड़ में कई बार मेरे पास मैसेज आए थे। नीति जो माओवादी लीडर हैं मुलाकात करने के लिए, उनसे मुलाकात होती तो शायद उनके मन की बात हम सुन पाते कि वो जंगल में किस विचारधारा को लेकर भटक रही हैं, क्या उनका उद्देश्य है। लेकिन अफसोस कि उनसे मुलाकात से पहले ही पुलिस वालों ने उन्हें जो है इस मुठभेड़ में मार गिराया। सफलता पुलिस को बड़ी मिली है। पुलिस के जवानों का कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा हाई, मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है हाई है, शब्द में बोल रहा था। और पुलिस के अधिकारी अपने जवानों की पीठ थपथपा रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की पीठ थपथपा रही है। हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा है कि बड़ी सफलता है और जो चुनौती स्वीकार की गई है, जो टारगेट दिया गया, उस टारगेट की तरफ सरकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि नक्सल उन्मूलन में सबसे ये स्पीड वाला साल साबित हो रहा है। जो सामान मिले उस पर ये वीडियो तैयार किया गया है और जो शिनाख्ती हुई है उसकी कोशिश करूंगा। अगर पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया तो उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊं। जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर की सीमावर्ती अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के कैडर्स और कंपनी नंबर 6 और पेट्रोल नंबर 16 इत्यादि माओवादी संगठन के उपस्थिति का सूचना के आधार पर 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर का डीआरजी टीम साथ में एसटीएफ के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को सवेरे लगभग 11-12 बजे से लगातार अनेक बार माओवादियों पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 31 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये जो मुठभेड़ स्थल दोनों जिला का सीमावर्ती इलाका पड़ता है। जिला नारायणपुर का थाना मोर्चा के अंतर्गत तुलतुली, निंदूर और जिला दंतेवाड़ा का बारसूर थाना अंतर्गत जो गांव गवाड़ी और इस आसपास इलाका का क्षेत्र में जानकारी के आधार पर पुलिस बल रवाना हुए थे ऑपरेशन के लिए। अभी इस क्षेत्र में कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी और पेट्रोल नंबर 16 का सीनियर माओवादी कैडर जैसा डीके सेट्सी कमलेश, डीके सेट्सी नीति और डीवीसीएम मीना एवं अन्य की उपस्थिति का सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होती है। उसी आधार पर यह पूरा अभियान संचालित हुआ है। अभी डेड बॉडी की शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शिनाख्ती होने के पश्चात और अपडेट मिल जाएगा। अब तक वेपन के हिसाब से देखा जाएगा LMG से लेकर AK-47, SLR, इंसास 303 इस प्रकार लगभग 15-16 जो ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो लोकली फैब्रिकेटेड वेपन्स और 315 बोर इस प्रकार का काफ़ी बड़ी संख्या में 12 बोर वेपन भी रिकवर किए गए थे। BGL शेल्स और BGL लॉन्चर्स भी घटनास्थल से मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। अभी पार्टी आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग कर रहा है। रीइंफोर्समेंट के लिए अतिरिक्त CRPF बल एवं DRG भी रवाना किए गए थे। अभी इस अभियान में कुल मिलाकर DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF टीम और CRPF का भूमिका रही है। और ये सब सुरक्षा बल वापस बेस कैंप आने के बाद और विस्तृत से जानकारी शेयर की जाएगी। या उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, कौन कौन मारा गया, कितना नुकसान संगठन को हुआ, कितना फ़ायदा सरकार को हुआ, कितने बड़े इनामी थे, क्या होगा संगठन का, संगठन कितना बैकफुट पर आएगा और कितना समय लगेगा सरकार को अपने टारगेट तक पहुंचने में।
फिलहाल ये सब सामान को लेकर ये वीडियो तैयार किया गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। लगे कि मुद्दे पे बातचीत हो रही है ग्राउंड पे जाके तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।